हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसके टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर के बारे में जानकारी हमारी है कितनी। क्योंकि रियल नंबर के नाम से कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो ये कहते हैं कि सर नंबर तो नंबर होते हैं, अब रियल सारे ही नंबर तो रियल होते हैं। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कई नंबर ऐसे होते हैं जो रियल में नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी एक नंबर मैंने आपको दिया, अब वो नंबर आपको जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो वो आपके लिए रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, कल्पना है। बट रियल नंबर का मतलब है जो वास्तव में हो। तो इसमें हम अगर सबसे पहले देखें तो फर्स्ट हमारा नंबर होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसकी डेफिनेशन होती है नेचुरल नंबर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, उन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर। सेकंड हमारे नंबर आते हैं होल नंबर, जिसे हम कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, जिसे हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे 0 1 2 3 आगे डॉट डॉट इसी टाइप से रिप्रेजेंट। थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि होल नंबर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो थर्ड टाइप के नंबर होते हैं इंटीजर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहां पे इंप्लाई दैट से इसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ डॉट डॉट आता है। इसकी एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर, तो इसी के अकॉर्डिंग ये नंबर चलते रहते हैं। इसके बाद हमारे आता है नेक्स्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और इसमें हम कहते हैं ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और इसको अदर लैंग्वेज में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब भी होता है दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, तो इसमें हमारे सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन के नंबर हो या अदर नंबर। इसमें डेसिमल वाले नंबर भी काउंट होते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना कि रैशनल नंबर में डेसिमल नहीं आता। इसमें सारे नंबर आते हैं और इसको हम ये कहते हैं फ्रिक्शन विथ इंटीजर्स। इसका मतलब फ्रिक्शन वाले नंबरों को अगर इंटीजर के साथ मिक्स कर दे तो अराउंड सभी नंबर आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल को हम कभी भी डेसिमल को हटाकर अपॉन में 1 लिखकर उसके आगे 0 लगा सकते हैं, तो डेसिमल नंबर फ्रिक्शन में चेंज हो गया। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी फ्रिक्शन होते हैं उसको अगर हम इंटीजर के साथ मिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। अब इसी टाइप से हमारे आता है इरेशनल नंबर। जैसा कि इस चैप्टर में कई क्वेश्चन भी आएंगे कि इरेशनल नंबर प्रूव करिए या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में। इसे आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे आप बोलेंगे सर आई से क्यों नहीं, सब तो अपने सिंगल सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करें। क्योंकि आई नाम से दो तरीके के नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है इंटीजर। तो इसलिए उन दोनों को हमने हटाने के लिए इंटीजर को तो नाम दे दिया जेड। अब बचे इरेशनल और इमेजिनरी नंबर, तो उनके लिए नाम देना दिक्कत होता है, तो हम इसको आई आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें हमारे नंबर आते हैं रैशनल नंबर को तो हमने फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट करा था या सिंपल नंबर से। इरेशनल नंबर को हम सिर्फ 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए आपको कभी भी आइडेंटिफिकेशन करना हो कि इट इज रैशनल और इरेशनल, तो चेक करने का एक ही तरीका होता है कि ये इरेशनल है या नहीं है, वो चेक कर लो, बाकी बचे हुए सारे नंबर रैशनल ही होंगे। जैसे रूट का कोई भी नंबर जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इरेशनल। अगर मान लीजिए मैं इसको अगर 25 लूं तो ये रैशनल होगा, क्योंकि मैं इसका रूट सॉल्व कर सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस में। बट ऐसे नंबर जो रूट में सॉल्व नहीं होते, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेकंड, डिनोमिनेटर विल बी 0। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 रख दो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, तो वो भी इरेशनल नंबर होगी। थर्ड पॉइंट पे हमारे आता है डेसिमल में 23.23। इसमें एक तो नंबर फुली डिवाइड नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट में आना चाहिए आंसर, और कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए, बार लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो अगर हमें कभी इरेशनल नंबर लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें हम अगर ध्यान से देखें
तो इरेशनल नंबर में लिखने के 3 तरीके जरूर होते हैं, बट किन्हीं 2 नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना पड़े तो हमारा थर्ड मेथड ही बेटर होता है। कोई किसी का डिनोमिनेटर 0 लिखेंगे तो हम बता ही नहीं सकते किसके बीच में। सेकंड, रूट का नंबर है, उसमें हमको सॉल्व करने में थोड़ी टिपिकलनेस आती है। बट कोई भी 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कह दिया 3 और 4 के बीच में कोई इरेशनल नंबर बताइए, तो सिंपल सा तरीका है, डेसिमल लगाओ और जो मर्जी में आए वो लिख दो, लास्ट में डॉट लगाना है। जैसे 3.14 डॉट डॉट डॉट, 3.26 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे जो मर्जी में आए नंबर लिखो, लास्ट में डॉट लगा दो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, जिसके मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें है सबसे पहले यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो हम इसको समझना चाहें तो इसमें कहा गया है द फॉर एनी पॉजिटिव 2 इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सच दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इसको हम इस तरीके से समझें कि किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर अगर हमें दिए गए तो उनको डिवाइड करने पर हमें कोसेंट और रिमाइंडर जरूर मिलेगा, जो कि इंटीजर्स होंगे। ये कुछ हद तक हमारे रिमाइंडर थ्योरम जो पहले पढ़ी हुई है कि हम कभी भी नंबरों को डिवाइड करते हो तो हमें कोसेंट और रिमाइंडर मिलता ही मिलता है, उसी से कनेक्टेड। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं b से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कभी भी ना तो b के बराबर आ सकता है, ना इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर बराबर या बड़ा होगा तो मैं उसे एक बार और डिवाइड कर दूंगा। इसलिए हमारे जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी आती है। अब इसी को यूज करते हुए इसमें क्वेश्चन दिए गए, जो हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है सॉल्व द HCF बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा बताया, ये एल्गोरिथम कहां से आ गया? तो याद रखिएगा, जब भी हम इस चीज को किन्हीं नंबरों के लिए सॉल्व करते हैं तो हम इसे एल्गोरिथम कहते हैं, और अगर किसी अल्फाबेट के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका नाम लेमा हो जाता है। तो अगर मुझे कहा जाए फाइंड द HCF बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, तो अब मेरे को नंबर देना कंपलसरी होगा। अगर कोई मेरे को नंबर नहीं देगा तो मैं एल्गोरिथम नहीं लिखूंगा, लेमा लिखूंगा। तो मेरे को ये एक नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए 867 एंड 255, और मुझसे कहा गया कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम मुझे पता है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो बिग नंबर मेरे को दिया जाएगा मेरे क्वेश्चनों में, उसको मैं a की जगह लिखूंगा और किसी भी एक नंबर को b की जगह, अगर 3 नंबर है तो, और 2 में तो हमको मालूम है कि बचा हुआ नंबर ही b की जगह आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर है, तो मैं बिग नंबर को 867 को मैंने लिख दिया a की जगह और 255 को b से। और आपको जैसा कि मैंने बताया था ये रिमाइंडर थ्योरम से मैच करती है, तो इसका मतलब q और r कोसेंट और रिमाइंडर ही है, जिसे डिवाइड करके ही फाइंड किया जा सकता है। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 867 को डिवाइड करूंगा 255 से। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे को मालूम है 255 की टेबल हम आसानी से नहीं बोल पाते, तो मैं 25 की टेबल का यूज करता हूं। तो आप देखेंगे 25 3 जा 75, आराम से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसे 3 टाइम डिवाइड करने के लिए यहां 3 लिखूंगा, बट मल्टीप्लाई करते वक्त सभी से करूंगा। 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग, फिर 3 5 जा 15 और 1 16, 1 रिमेनिंग, और 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस करा तो मेरा आएगा 102। इसका मतलब मेरा कोसेंट है 3 और रिमाइंडर है 102। तो यहां पे मल्टीप्लाई में तो लिखूंगा 3 प्लस 102। इसके बाद जिससे मैंने पहले डिवाइड करा था, जो मेरा डिवाइजर था, सेकेंड लाइन में वो क्या बन जाता है, डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं HCF नहीं। तो मैंने इसको 255 को यहां लिख दिया, और जो मेरा पहले रिमाइंडर आया था उसको मैंने डिवाइजर की जगह ले आया। तो ये सिस्टम हर बार चलता जाता आगे की था। इसका मतलब हर बार जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइडेड बनेगा और रिमाइंडर डिवाइजर की जगह आएगा। अब मैं इसको दोबारा से डिवाइड करके देखूंगा, 255 को मैंने दोबारा से डिवाइड करा, 2 टाइम डिवाइड हुआ 204। अब की बार भी मेरा रिमाइंडर 51 आ गया, यानी 0 अभी भी नहीं आया, तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में लिखा 2 प्लस रिमाइंडर 51। अब दोबारा से वही चेंजिंग, यानी 102 आ गया हमारे डिवाइडेड की जगह और रिमाइंडर आ गया हमारे डिवाइजर की जगह। अब दोबारा से डिवाइड करके देखिए 102 को, तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर इस बार क्या है 0। तो मल्टीप्लाई में कोसेंट तो आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम समझ जाते हैं हमारा HCF आ गया। तो ये हमारा HCF यहां पे फाइंड आउट हो गया है। जिस नंबर से मैंने डिवाइड करा था लास्ट टाइम वही मेरा HCF होता है।
तो इसलिए 51 मेरा HCF आ गया। यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कब तक डिवाइड करें, क्या हमारे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमारे आंसर नहीं आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐसे कम करते जाएंगे तो हमारा नंबर छोटा छोटा होते हुए 1 पे आ जाएगा, और 1 तो ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। इसका मतलब है लास्ट अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 तो कम से कम HCF के रूप में आएगा ही आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनमें नंबर ना होने की जगह क्या हो, अल्फाबेट या लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे कि हमारे अभी एक क्वेश्चन में कहा गया है, यूज यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। स्क्वायर और यूज यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, शो दैट या प्रूव दैट। शो दैट, मैं यहां पे 2 वर्ड इसलिए कहता हूं कि कई बार हमारे एग्जामिनेशन या कई कंपटीशन एग्जामों में लैंग्वेज में शो दैट की जगह प्रूव दैट और प्रूव दैट की जगह शो दैट आ जाता तो फर्क नहीं पड़ता। तो शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of (3m) or 3m plus 1, where m is some integer। जहां पे m कोई एक इंटीजर्स है, तो इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारे यूक्लिडियन डिवीजन लेमा तो कहता है सीधा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे एनी पॉजिटिव इंटीजर a और b की बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं a की जगह एनी पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकता हूं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी पहली लाइन आती है, सबसे पहले यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, जिसे मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहां पे हम लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। इसका मतलब है मेरे आर की वैल्यू बी से छोटी होगी, चाहे वो नंबर कुछ भी है। अब यहां पे मैंने ए को माना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो बी की वैल्यू मैं यहां पे कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे अभी तक मैंने कोई नंबर डिसाइड ही नहीं करा। तो जनरली हम नंबर डिसाइड करते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे 3 दे रखा तो मैं 3 ले लूंगा, 4 देगा तो 4 और 5 तो 5। बट जनरली अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए जैसे कि 9, 16, तो हम उसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं ताकि नंबर छोटा हो जाए तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी 9 भी लेंगे तो गलत नहीं होता है। तो इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट b इक्वल टू 3, और अगर हमारा b 3 होगा तो आप जानते हैं b से छोटा नंबर होना जरूरी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, ये 3 ही वैल्यू है जो मेरे पॉसिबल है। तो यहां पे अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहां पे हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं और लगा के। अब यहां तक की वैल्यू तो हर तरीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से, तो उसमें जनरली यहां तक तो सब में सेम चलता है कि सभी में लिखना होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। सेकंड, लेट बी की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करके सेट करनी, और जो हमने बी सपोज करा उससे छोटे सारे नंबर ले। मान लो मैंने 9 लिया तो मेरे को 0 to 8 तक के सारे नंबर लेने पड़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग लिया। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स फॉलो करूंगा। मेरे को कहा गया है कि स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा टेक स्क्वायर। अगर वो कहता क्यूब तो टेक क्यूब, और अगर वो मेरे को इवन और ऑड की बात करेगा तो मैं देखूंगा इवन ऑड को चेक करने का तरीका होता है डिवाइजेबल बाय 2। तो मैं उसी की कंडीशन को यूज करके मैं चेक कर लूंगा क्या करना है। मैं लिख दूंगा अगर मेरे को डिवाइजेबल में इवन नंबर चाहिए तो मैं लिखूंगा दिस नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर।
और अगर ऑड नंबर कहेंगे तो इट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2। स्क्वायर कहा गया तो मैं यहां पे लिखूंगा टेक स्क्वायर, टेक स्क्वायर 3q का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर तीनों का मैं स्क्वायर करूं तो 3q का स्क्वायर तो होता है 9q स्क्वायर, और इसको अगर ओपन करें तो मेरे आता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नेक्स्ट में आता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये आ गया। अब मेरे को इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन में वही नंबर लेता हूं जो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पे आ जाएगा आपके 3 कॉमन लेते हैं 3q स्क्वायर, यहां पे 3 कॉमन लूंगा तो मेरे आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्योंकि 1 में से मैं 3 को कॉमन नहीं ले सकता हूं तो 1 को मैं टच भी नहीं करूंगा और उसको लिखूंगा भी नहीं, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे कॉमन लेने में। इसमें अगर मैं 3 कॉमन लेना शुरू करूं तो पहले नंबर में कॉमन आ जाता है, दूसरे नंबर में 4q पूरा डिवाइड हो रहा है, बट मेरा लास्ट नंबर 4 ऐसा है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो मैं यहां पे प्लस में 1 लिख दूंगा। बट रिमाइंडर भी बचता है, अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 1, तो वो 1 को मैं प्लस 1 की फॉर्म में बाहर लिख देता हूं। तो यहां पे हम जानते हैं हियर q इज इंटीजर, देन ये ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स है ये भी क्या होगी इंटीजर, देन 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज ऑल्सो इंटीजर। अब ये भी इंटीजर आ चुके हैं, तो अब हमारी लास्ट लाइन जो आती है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हैंस, इधर मैं साइड में लिख के दे रहा हूं क्योंकि इसमें अभी नीचे लिखेंगे तो स्पेस में क्लियर नहीं दिखता है, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can be written in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer या where m is some integer। इसका मतलब किसी भी इंटीजर के लिए ये चीज लिखी जा सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और हम इस तरीके से लिखते हैं इसे। अब हम इसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है, और एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम फैक्टराइजेशन के तरीके से करना चाहें तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। 3 नंबर दिए गए हैं जिनका कहा जाए कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इन तीनों नंबरों का प्राइम फैक्टर हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ता है। हम चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुछ स्टूडेंटों को, तो मैं एडवाइस देता हूं कि आपको अलग अलग ही करना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं 12 की प्राइम फैक्टर कर देता हूं। 12 को 2 से डिवाइड करा जा सकता है, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। सेकेंड नंबर है 15, उसको मैं 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 से डिवाइड करा, मेरे नंबर आएगा 5, और 5 से डिवाइड करने पर 1। नेक्स्ट नंबर है 21, जिसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा 7, और 7 से डिवाइड करने पे 1। तो जब हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो इनको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर या कोई भी जगह आप इस चीज को सॉल्व करें तो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बेकार है तो फिर इसको टीचर भी सोचता है नंबर क्या करूं, कई बार सोचना पड़ जाता है। वैसे तो टीचर कोई नंबर काटना पसंद नहीं करते, बट फिर भी हम ये माने कि हमें परफेक्ट सीखने की ही आदत रखनी चाहिए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12, इसके में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड है प्राइम फैक्टर ऑफ 15, ये नंबर है 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर
ऑफ 21, 3 × 7। अब मेरे को मान लीजिए इसका HCF और LCM निकालना है, तो मैं दोनों का तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हमें HCF निकालना हो तो HCF में कहा जरूर जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसमें हम देखते हैं सबसे कम से कम। कम से कम में हमारी चीज जीरो भी हो सकती है बट नेगेटिव नहीं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये कहा HCF निकाला, तो पहले मैं देखूंगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। क्या वो सभी में है? तो यहां पे अगर मैं देखूं तो सभी के प्राइम फैक्टरों में 2 नहीं है, एक में भी नहीं हो तो हमें नहीं लिखना। सेकेंड नंबर पे है 3, क्या वो सभी के प्राइम फैक्टरों में है? तो हाँ, क्योंकि वो 12 के, 15 के और 21 के सभी के प्राइम फैक्टरों में 3 लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कि उसको कम से कम कितनी बार लिखा। 12 के प्राइम फैक्टर में 1 टाइम, 15 में 1 टाइम, 21 में 1 टाइम, यानी कम से कम इसे 1 टाइम जरूर लिखा गया है। तो हम इसे कम से कम 1 टाइम जरूर लिखते हैं HCF। और 3 से बड़ा नंबर 5, क्योंकि वो सभी में नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। 7 वो भी सभी में नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं लिखेंगे। और बाकी कोई नंबर बचा नहीं। इसका मतलब है मेरा HCF ओनली 3 रहेगा, क्योंकि और दूसरा नंबर मिला ही नहीं। अगर मेरे को कोई और नंबर भी मिलता तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सेकेंड LCM, इसका नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जरूर है, बट इसमें देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो एक में ही आ जाए चलेगा, सब में आने की जरूरत नहीं है उसको। तो पहला नंबर हम देखते हैं 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है, 2 टाइम फर्स्ट वाले में, बाकी में चाहे है ही नहीं, बट एक में 2 टाइम आ गया तो 2 टाइम लिखना पड़ेगा। 3 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो याद रखना टोटल मिला के 3 टाइम जरूर हो रहा है, बट एक नंबर के प्राइम फैक्टर में कभी भी ये 2 टाइम नहीं आ रहा या 3 टाइम, इसलिए हम इसे 1 टाइम ही लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 5, 5 भी ओनली 1 टाइम है एक के प्राइम फैक्टर में। नेक्स्ट नंबर है 7, वो भी 1 टाइम। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पे LCM में 1 से ज्यादा नंबर मिले, और जब भी 1 से ज्यादा नंबर मिले तो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210, और 210 को 2 से करेंगे तो 420, ये हमारा LCM निकल जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे तो इजी है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ये ओल्डेस्ट मेथड है, जो कभी गलत नहीं होता और आसानी से सॉल्व भी होता है, बट थोड़ा लेंथी पड़ता है। अगर हमने यूक्लिडियन डिवीजन से कंपैरिजन करें तो थोड़ा ही बड़ा है, बट इसको सॉल्व करने में हमारे को कभी भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का HCF LCM निकालने के लिए कि कभी गलत होगा ही नहीं। दूसरा, नंबरों को काटने में भी बहुत आसानी होती है, तो इस मेथड को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर, हमारे हम नंबर को ले रहे हैं 1/√2 इज इरेशनल। तो अगर हमें प्रूफ दैट में कहा जाए, प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल, कि हमें प्रूफ दैट करके बताना है कि 1 हमारा आंसर 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसे रैशनल सपोज करते हैं। हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देन इट कैन रिटन in the form of P/Q, where P and Q are co-prime and Q not equal to 0। वैसे यहां पे एक लैंग्वेज और लिखी जा सकती है, जिसे हम ये कहते हैं 1/√2 is rational number, then it can be written in the form of P/Q, where P and Q are integer, they have no common factor other than 1 और Q not equal to 0। वैसे वो लैंग्वेज भी यूज हो सकती है, बट यहाँ पे हम इसको इसलिए यूज करते हैं, छोटी रहती है और आसानी से यूज हो जाती है। अब मैं इसको नंबर को लिखूंगा 1/√2 और P/Q, क्योंकि यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मैं सीधा टेक स्क्वायर करके रूट को हटाता हूं। तो हम लिखेंगे टेक स्क्वायर, तो हमारे आएगा 1/2 P²/Q²। इसके बाद हम नंबरों को, अल्फाबेट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब यह है, हम ये देखते हैं
कि हमारे पास जो नंबर दिए गए वो न्यूमरेटर में नहीं होने चाहिए, वो कहां होने चाहिए, डिनोमिनेटर में, और अल्फाबेट न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मेरा पी स्क्वायर अल्फाबेट पहले से न्यूमरेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्यू स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था इधर की तरफ, उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा ताकि वो न्यूमरेटर में आ जाए। और नंबर वो पहले से ही डिनोमिनेटर में है तो मैं उसको कहीं नहीं लेके जाऊंगा, अगर वो न्यूमरेटर में होता तो उसको भी मैं सेकंड साइड लेके जाऊंगा, बट मेरे क्वेश्चन में वो न्यूमरेटर पहले से ही डिनोमिनेटर में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ये चीज आने के बाद हम यहां पे लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइजेबल है तो हमारा क्यू भी उस 2 से डिवाइजेबल होगा, यानी कभी भी कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइजेबल है किसी नंबर से तो वो नंबर भी डिवाइजेबल होता है। किस कंडीशन में, अगर वो कोप्राइम फॉर्म में है तो। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखेंगे क्यू अपॉन 2, मैंने इसको ए मान लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्यू इक्वल टू आ जाता है 2a। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्यू स्क्वायर यानी कि इसको 2 टाइम लिखो तो 2a मल्टीप्लाई 2a अपॉन 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। आपने देखा एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, बट इस बार न्यूमरेटर में नंबर है, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर में कभी नंबर नहीं रखना, उसको सेकंड साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे 2 आ गया तो मैं इसको सेकंड साइड ले जाऊंगा, तो मेरे आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। और ये जो ऊपर वाली रूल्स थी इसी को दोबारा रिपीट कर देंगे। इसमें हम लिखेंगे हियर पी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, देन पी इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। तो ये 2 से डिवाइजेबल है तो हमारे यहां पे आ गया हेंस P एंड Q इज डिवाइजेबल बाय 2। तो हमारे P और Q 2 से डिवाइजेबल है, तो इससे हम ये कह सकते हैं सो P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। तो इसका मतलब हमारे कॉमन फैक्टर 2 है, और जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये कोप्राइम है वो पॉसिबल ही नहीं, तो हमारा सपोज गलत हो गया। तो यहां पे हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस आवर सपोज इज रॉन्ग, देन 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब है 1/√2 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसी से हमारा ये सॉल्यूशन निकला है। अब हर बार ये देखिएगा कि लास्ट में जाके हमारा जो हमने जो सपोज करा था वो गलत साबित होता है। अब इसके लिए लैंग्वेज को हम एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, देन 1/√2 इज इरेशनल नंबर। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजिंग हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें मीनिंग से मतलब रहता है। लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रटना शुरू कर दें। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें मीनिंगफुल लैंग्वेज का यूज करना है। हम ये बोलेंगे हैंस आवर सपोज इज रॉन्ग, हमारे जो हमने सपोज करा था वो गलत साबित हो गया, या इसकी जगह हम ये बोलें इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत, उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मतलब तो यही आएगा कि जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए हमारा ये 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब इसमें मान लीजिए कहीं पे अगर कोई प्लस माइनस के साइन होते हैं तो उनमें कोई खास फर्क नहीं होता, उनमें डायरेक्टली मिडिल पॉइंट से ही आंसर सॉल्यूशन आ जाता है। तो उसमें हमारी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हम क्या करते हैं, जो रूट वाला नंबर उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी नंबरों को सेकंड साइड ले जाते हैं। तो इंटीजर्स का सॉल्यूशन भी एक रैशनल नंबर होता है, जो हमने पहले लिखा हुआ है। तो हम ये कह देते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कॉन्ट्राडिक्शन सिस्टम तो दोनों में काम करेगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हमें कोई भी नंबर दिया जाए तो हम विदाउट डिवीजन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये डेसिमल किस टाइप का है।
क्योंकि डेसिमल नंबर हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग विच आर फुली डिवाइडेड, एनी नंबर विच इज फुली डिवाइडेड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकेंड नंबर, ए नंबर इज नॉट फुली डिवाइडेड, नंबर तो फुली डिवाइडेड नहीं है बट आफ्टर डेसिमल डिजिट आर रिपीट, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और थर्ड हमारे आते हैं, ए नंबर इज नॉट फुली डिवाइडेड एंड आफ्टर डेसिमल डिजिट आर नॉट रिपीट, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हमें बिना डिवाइड करे हमें ये बताना पड़ेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। तो इसको चेक करने का आपको एक सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी नंबर दिया गया है 6/50, तो सबसे पहले इसमें अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो पहले काटिए। जैसे दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ऊपर वाला 2 की टेबल में नीचे नहीं है तो 2 से काट नहीं सकते। फिर दूसरा नंबर है 3, दोनों 3 की टेबल में 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कट गए। अब ये और किसी नंबर से डिवाइड होते नहीं है। अब इसके बाद हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा नंबर कोई फ्रिक्शन में आ रहा है तो ये चीज दिमाग में निकाल लीजिए कि हमारा वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है। क्योंकि कभी भी फ्रिक्शन का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता जब तक कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो या ये नंबर रूट में ना। तो ये नंबर में ना तो मेरे को रूट दिखाई दे रहा है ना डिनोमिनेटर 0, तो इसका मतलब है ये नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। अब बच्चे 2 ऑप्शन, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग कंफर्म होगा। तो हम इसको चेक करने के लिए डिनोमिनेटर को चेक करते हैं और हम ये लिखते हैं हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मान लीजिए मेरे को कोई दूसरा नंबर दिया गया है जिसमें दे रखा है 26/2 की पावर 3, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है ही, जो जिनके फैक्टर की फॉर्म के लिए कहा था। तो मैंने आपको ये कहा है कि मेरे क्वेश्चन में 2 और 5 का होना कंपलसरी नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले में 2 नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट 2 और 5 के अलावा तो कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी थर्ड नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n, sorry is not in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n, then it is non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया बिना डिवाइड करें। तो इस तरीके से हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर हमें डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p/q और व्हाट कैन यू से अबाउट q। तो इसमें हमारे पास 3 तरीके के नंबर आते हैं। पहला नंबर, मान लीजिए मेरे को कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है 20 200 200 और लास्ट में डॉट डॉट। तो आपने देखा इसमें ना तो ये फुली डिवाइडेड है और दूसरा लास्ट में डॉट डॉट आ रहा है। तो ये देखते ही हम ये समझ चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन नॉट चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसे हम p/q के फॉर्म में ला ही नहीं सकते, तो चेंज करना बेकार। तो हम ये लिख देंगे इट इज इरेशनल नंबर
इट कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, इसे P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। सेकेंड हमारा नंबर होता है ऐसा नंबर जैसे 2.4567 जिसमें लास्ट में डॉट डॉट नहीं आता है, तो इसको तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। जब भी ऐसा नंबर हो डेसिमल हटाओ, अपॉन में 1 लिखा। अब इसके बाद के डिजिट काउंट करो 1 2 3 4, यहां पे ये 4 डिजिट है तो इसलिए मैंने 4 जीरो लगा दी। 4 जीरो लगाते ही मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ऊपर वाले में से तो डेसिमल हट चुका है, तो वो तो एज इट इज। और नीचे वाले नंबर को हम 2 की पावर और 5 की पावर में लिख सकते हैं। और पावर लिखने का तरीका ये, जितने जीरो है ना 1 2 3 4, तो 4 पावर आ जाएगी दोनों में सेम। पावर कभी भी अलग अलग नहीं आएगी अगर मेरा नंबर टर्मिनेटिंग है। और यहां पे हम लिख देंगे हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n। इसका मतलब जब टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में मिलेगा। और लास्ट और तीसरा जो मेथड है जिसमें हमारे नंबर के साथ में बार दिया जाता है, बार जब लिखा हुआ हो तो इससे हमें समझ में आ जाता है ये बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट करते हुए हम पहली बार इसे सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 43.1234 और लास्ट में डॉट डॉट, इसे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 के आगे हम उतने जीरो लगाते हैं जितनी डिजिट रिपीट हो रही हो। तो यहां पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 डिजिट रिपीट हो रही है, मैं 4 जीरो। अब मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आएगा 10,000x और इधर डेसिमल 4 प्लेस आगे चला जाएगा। तो मेरा नंबर हो गया 43.1234, फिर डेसिमल 1234 और डॉट। अब मेरे को इसमें माइनस करना है, तो देखिए 10,000 में से 1 को माइनस करना कोई दिक्कत वाला काम नहीं होता, हर स्टूडेंट आसानी से कर लेता है। 4 टाइम 9x, बट इधर वाले में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी माइनस करना हो तो पहले एक बार इसे लिख लो, जैसे 43.1234 डेसिमल 1234। अब माइनस करना है तो डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिखो, फिर देखना है नंबर क्या लिखना है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड में है 43 और राइट हैंड में 1234। अब देखिए इसको 2 टाइम लिखो, 3 टाइम लिखो, 5 टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर मैच कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद के नंबर खत्म हो गए। अब इनको माइनस करिए, 4 माइनस 3 हम आ गया 1, 13 माइनस 4 9, यहां पे बचा 1 1 3 4। तो ये मेरा नंबर आ गया 431191। और इस नंबर को डिवाइड में ले जाओ, तो आपने देखा इसे मैंने P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो चेंज कर दिया, बट यहां पे इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, हियर डिनोमिनेटर या Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, ये इस फॉर्म में नहीं है। अब यहां पे मैं डिनोमिनेटर वर्ड का भी यूज कर सकता हूं और Q का भी, क्योंकि हम जानते हैं हमने इसको चेंज किस में कर रहे थे, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जो कि मैंने चेंज कर दिया और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दिया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे के चैप्टर वाइज टॉपिक भी मिलते रहेंगे, जिनमें हमारे एनसीईआरटी बुक्स और आईसीएसई और सीबीएसई बुक का भी यूज होता है।